नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक के बाद दूसरी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। अभी दक्षिण भारत में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के मुद्दे पर मोदी के खिलाफ मोर्चा खुल गया, तो वहीं बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर अब मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। आज नीतीश कुमार की इफ्तार दावत का जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई संगठनों ने बहिष्कार किया है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने आज से चुनावी शंखनाद कर दिया है। इससे नीतीश और उनके साथ एनडीए मुश्किल में पड़ रहे हैं। और इधर दिल्ली में जिस तरह हाईकोर्ट के जस्टिस के घर अधजले नोटों का ढेर मिला, उसमें भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी ने इसी दिन के लिए नोटबंदी जैसे फैसले लिए थे, जिसमें आम आदमी तो 100-100 रुपए बैंक से निकालने के लिए तरस गया, और उधर देश में काले नोटों के भंडार खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मोदी के खिलाफ खुल चुके इन तमाम मोर्चों के बीच राहत की बात केवल एक ही है दोस्तों, कि आज आरएसएस ने खुलकर कह दिया है कि उसके यानी आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि लगातार यह बात हो रही थी कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते थोड़े से अनबने चल रहे हैं, लेकिन आज आरएसएस ने कह दिया है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। अपनी बात सही दिखाने के लिए आरएसएस ने औरंगजेब के मुद्दे पर भी बीजेपी का साथ दिया है, और वक्फ संशोधन बिल पर भी वो पहले से ही साथ है, यह हम लोगों ने देखा है। यानी आरएसएस ने मोदी की सत्ता बचाने के लिए फिलहाल यू टर्न ले लिया है, यह कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही संघ ने ही औरंगजेब के मुद्दे को अप्रासंगिक बताया था। लेकिन लोग समझते हैं कि चुनावी साल में बहुत सी बातें हालात के मुताबिक प्रासंगिक या अप्रासंगिक होती हैं। अभी औरंगजेब मुद्दे पर समाज को बांटने में बीजेपी को सुविधा हो रही है, तो रोजाना इसी मुद्दे पर नए नए कुतर्क पेश हो रहे हैं या होते हैं। और अगर दूसरे दलों से कोई इतिहास की बात करे तो फिर बीजेपी को तकलीफ हो जाती है। हालांकि आज बीजेपी को औरंगजेब और शिवाजी के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने बुरा फंसाया है। आइए सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने। यहीं से शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की। सुनिए पहले अखिलेश यादव को। रामजय सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब होना था तो हैं, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया, और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है, इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है, तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? तो भारतीय जनता पार्टी को यहां अखिलेश यादव घेर रहे हैं। वहीं बेंगलुरु में आरएसएस के नेता दत्तात्रेय होसबले ने औरंगजेब के साथ साथ दारा शिकोह पर नया विमर्श छेड़ दिया है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आरएसएस ये बताने की कोशिश में है कि हम और बीजेपी दोनों साथ साथ हैं। क्या साथ साथ है ये दोनों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे देखा जाए तो बिल्कुल साथ साथ हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। बीजेपी सत्ता पर राज कर रही है, काबिज है, और वहां से साथ मिलता है, यानी सत्ता से साथ मिलता है आरएसएस को बीजेपी का, और आरएसएस अपना साथ इधर देता है बीजेपी को सीटें जीतने में, लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करने में। लेकिन सुनिए दत्तात्रेय होसबले क्या कह रहे हैं इस मसले पे, और खासकर औरंगजेब के मसले पे, दारा शिकोह के मसले पे सुनिए। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को
उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं। औरंगजेब की बात हो रही है। इस विवाद को खत्म करने की जगह नए नए किरदार लाकर बढ़ाने के पीछे मकसद यही है, यही दिख रहा है कि देश में जो बिगड़े हालात बन रहे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए। आरएसएस यहां फिर बीजेपी की मदद कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर चल रहे विवाद के बीच अब आरएसएस ने भी इस पर अपनी राय रख दी है। होसबले ने कहा है कि यह सिर्फ आरएसएस का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि समाज के कई लोग भी वक्फ की जमीनों के मामले में आवाज उठा रहे हैं। इसके हल के लिए सरकार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी का गठन किया है और उसके फैसले का इंतजार किया जाएगा। ये कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबले। और ये वक्फ की बात, जेपीसी के फैसले का इंतजार तो देश को है भी, और इस फैसले का असर बिहार चुनाव पर भी पड़ेगा, यह भी तय है, क्योंकि आज नीतीश की इफ्तार दावत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, जमीयत उलेमाए हिंद, जमीयत अहले हदीस, फिर जमाते इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी, इन तमाम मुस्लिम संगठनों ने चिट्ठी लिखकर नीतीश बाबू के इफ्तार दावत का बहिष्कार किया है। इन संगठनों ने लिखा है कि आपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंधन और अतार्किक व असंवैधानिक वक्फ संशोधन बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। यह साफ यहां मुस्लिम संगठनों का कहना है, जिस चिट्ठी में उन्होंने इस दावत का बहिष्कार किया है। जेडीयू को अनुमान नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी को साथ देने की ऐसी कीमत भी नीतीश कुमार को चुकानी पड़ेगी। मुस्लिम संगठनों के इस फैसले से अब सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं न्यायिक गलियारों में भी अब जस्टिस यशवंत वर्मा वाले मामले में हलचल तेज है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर, जी हां, जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर जो चीजें हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर यशवंत वर्मा, आप जानते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और उनको लेकर जो मोर्चा खुला हुआ है, क्योंकि चीफ जस्टिस के घर पर, यशवंत वर्मा के घर पर जो नोटों की गड्डी मिली, वो एक बड़ा यहां पर परेशानी का सबब बना हुआ है जुडिशियरी के लिए। अब इस मामले में हलचल तेज है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार देर रात जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी पाए जाने के मामले में पूरी आंतरिक जांच रिपोर्ट घटना से जुड़े तस्वीरों और वीडियो के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इस मामले में सीजेआई संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को एक प्रारंभिक पूछताछ करने को कहा था। अपनी रिपोर्ट में चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने सीजेआई संजीव खन्ना, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, संजीव खन्ना को कहा है कि इस मामले में एक गहरी जांच की जरूरत है। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह भी दावा किया है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार ने कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची गई है। यह यशवंत वर्मा का कहना है। सीजेआई संजीव खन्ना और चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने जस्टिस यशवंत वर्मा से 3 सवाल पूछे हैं। ये 3 सवाल कौन कौन से हैं? पहला सवाल कि स्टोर रूम में पैसे कैसे आए थे, उस धन का स्रोत क्या था और किस प्रक्रिया से इन पैसों को 15 मार्च की सुबह हटाया गया। ये 3 सवाल पूछे गए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा से। अपने बचाव में जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि जब आग लगी तब वो मध्य प्रदेश में थे और वो वापस दिल्ली 15 मार्च की शाम को पहुंचे।
आग लगने के समय उनकी बेटी और स्टाफ घर पर मौजूद थे, लेकिन आग बुझाने के बाद उन्होंने स्टोर रूम में कैश को नहीं देखा। उन्हें पहली बार जले हुए कैश के बारे में तब पता चला था जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें वीडियो दिखाया था। आपको बता दूं दोस्तों कि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संघवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। ये 3 चीफ जस्टिस अलग अलग हाई कोर्ट के इसकी जांच कमेटी, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो जांच कमेटी बैठी है उसकी जांच कर रही है। वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी की मांग है कि इस जांच को CBI या ED जैसी संस्थाओं को सौंपना चाहिए, क्योंकि सवाल न्यायपालिका की साख का है। जरा सुन लीजिए यहां पर अनिल जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। I've already spoken to you that it is not a question of a so everything is public. I am highly obliged that honorable lies over there. So this explanation has no justification at all. And you see, this explanation was given, but honorable Chief Justice of Delhi High Court, in the last paragraph of report, what he has stated, he says the probe is required. But that probe should not be done. That probe should be done by a specialized agency who is specialized in investigation like CBI or ED. That's all. This is our demand. तो उधर बीजेपी नेता और चर्चित वकील उज्जवल निकम, नाम आपने सुना होगा दोस्तों, उज्जवल निकम ने जस्टिस वर्मा को सलाह दी है कि आम आदमी का विश्वास बना रहे, इसके लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है, ये कहना है उज्जवल निकम का। अब जस्टिस वर्मा इस्तीफा देते हैं या जांच पूरी होने पर क्या नतीजे आते हैं, ये तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि मोदी की नाक के नीचे देश में इस तरह काला धन बरामद हो रहा है, तो क्या मोदी कभी इस्तीफा देने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि अकेले काले धन का खात्मा ही नहीं, बल्कि अपने किए सारे वादे पूरे करने में नरेंद्र मोदी नाकाम रहे हैं और इस नाकामी का खामियाजा आम लोगों को चुकाना पड़ रहा है। और उधर उनके साथी नीतीश कुमार लगातार विरोध का सामना कर रहे हैं। सवाल उनके लिए भी है कि क्या नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ेंगे या अगले चुनाव में सब कुछ खत्म होने का इंतजार करेंगे? तो नीतीश और मोदी के खिलाफ खुले नए मोर्चे पर आज चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या जो नया मोर्चा खुला है इसमें मोदी क्या सत्ता पर बने रहेंगे या उन्हें भी कभी नुकसान उठाना पड़ेगा, और क्या उधर नीतीश बाबू जब 6 महीने का वक्त बचा है तो इतने बहिष्कारों का सामना आखिर कैसे करेंगे?